डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से ज़मीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को
एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला, हिमालय। और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज़ लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये है एडिपिथिकस रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। दो पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले
इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है।